पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। देखिए मैथमेटिक्स की यदि आप स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहला जो बिंदु है ये संख्या पद्धति है, क्योंकि अंकों की जानकारी, अंकों के गुणों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप अंक जो हैं मैथमेटिक्स के 0 से लेकर 9 तक यदि इन अंकों की जानकारी नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने गणितीय संक्रियाओं में असफल हो रहे हैं। देखिए चलिए संख्या पद्धति की चर्चा करते हैं। इसको एक नंबर लाइन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है जिसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। तो देखिए संख्या रेखा यदि आपने समझ ली तो कहीं ना कहीं आप अंकों के गुणों के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे कि 0 +1 +2 +3 +4 ये जाएगा आपका इन्फिनाइट तक, और इधर जब आएंगे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ये संख्या रेखा क्यों है? क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं अंकित की जाती हैं। यहाँ सेंटर पर होता है 0 0, और इस तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक, पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड यदि बढ़ते जाएंगे तो ये संख्याएं होती हैं ऋणात्मक, इन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब बात करते हैं इनके गुणों के बारे में। इन संख्याओं की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप अपने नाम से जाने जाते हैं, इसी तरीके ये संख्याओं की भी अलग अलग पहचान होती है। हर संख्या के अंदर विशेष गुण होते हैं। इन संख्याओं को पहचानना बहुत जरूरी है, और पुलिस की भर्ती में संख्याओं से संबंधित अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। संख्या पद्धति, इसी की बात सरलीकरण की प्रक्रिया, एलसीएम की प्रक्रिया, एचसीएफ की प्रक्रिया, जिसे लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त कहते हैं, ये प्रक्रिया चालू होगी। फिर कहीं जाके हम लोग प्रतिशत, औसत, अनुपात, समानुपात में पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि हम बहुत सीधी सीधी सरल बात करें तो जब हम संख्याएं 1 2 3 से चालू करते हैं यानी कि इन्हें कहते हैं गिनती की संख्या। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। ये सारी की सारी संख्याएं कही जाएंगी प्राकृतिक संख्या। क्या कही जाएंगी? प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें यदि हम 0 और जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 0, और फिर वही प्राकृतिक संख्याएं लिख दें तो ये आ जाएंगी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। दूसरी तरफ चूंकि मैंने पहले बताया इधर धनात्मक संख्याएं हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो अब आते हैं हम लोग पूर्णांकों पर। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जितनी संख्याएं आपको संख्या रेखा पर दिख रही हैं, इनके बीच की संख्याओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जितनी संख्याएं दिख रही हैं +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट तक, इधर इन्फिनाइट अनंत तक, ये सारी की सारी पूर्णांक होती हैं। अब इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। जो लेफ्ट साइड वाली हैं इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जो राइट साइड वाली हैं उन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये हो गई सारी धनात्मक और ये हो गई सारी ऋणात्मक। तो ये 0 क्या हुआ? ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 0 को प्रायः न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। न्यूट्रल इंटीजर से बोलते हैं शून्य, यानी जहां से शुरू भी हो और अंत भी हो, ना जहां से शुरू किया जा सके ना जहां से अंत किया जा सके, इसलिए इसे 0 को जो है न्यूट्रल इंटीजर
बोलते हैं। अब हम लोगों ने भी चर्चा करी पूर्णांक के बारे में, आपकी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिससे सबसे अधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए अभी तक, वो है आपकी परिमेय संख्याएं। सबसे ज्यादा प्रश्न परिमेय संख्याओं से संबंधित पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। देखिए P अपॉन क्यू, भिन्नों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ Q जीरो ना हो। तो कहने का मतलब ये है 1/2, 2/5, 3/7, जितनी सारी संख्याएं हैं ये आपकी परिमेय संख्याएं कही जाएंगी। इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या, बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे तो परिमेय संख्याओं की बहुत सारी अन्य वैरायटीज, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर के आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है P अपॉन क्यू आपके लिए इतना समझना ही बेहतर, क्योंकि अधिकतर समस्याएं, अधिकतर जो आपके लेवल की जो क्वेश्चनिंग आएगी वो इससे सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ होती हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स, जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। अब इनके उदाहरण कौन से होते हैं भाई? इनकी उदाहरण होते हैं जैसे √2 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं होता ना। प्राइम नंबर्स वही संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर या तो 1 या तो वो स्वयं, वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी संख्या प्राइम नंबर नहीं होती। जैसे अभी आपको प्राइम नंबर्स के बारे में समझाते हैं। प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर चलते चले आ रहे। 2 का फैक्टर यदि करेंगे तो आएगा 2 या 1, 3 का करेंगे 3 या 1, 5 का करेंगे 5 या 1, 11 करेंगे 11 या 1, 13 करेंगे 13 या 1। कुल मिला के इनके फैक्टर स्वयं या एक ही होता है, वो प्राइम नंबर्स। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का रूट, अधिकतर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं में आती। 3 है, √7 है। एक नोट करने वाली बात यह है, √2 से √17 तक 4, 16 और 9, इनको छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये नोट कर लीजिए। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √2 से √17 तक जितनी भी संख्याएं आ रही सब अपरिमेय हैं, यदि अंदर 4, 16 या 9 ना लिखा हो। क्यों ऐसा क्यों? अब √4 होगा, इसका तो आ जाएगा ना स्क्वायर √2, √16 होगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, √9 होगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो इन बीच में यही 3 संख्याएं ऐसी बचती हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा निकल आता है, होल नंबर यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या में। अब आती है बात परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? इन दोनों के योग को, यानी कि पूरी संख्याएं, इन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी कि कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए ये सारी की सारी रियल नंबर्स। क्यों? अभी तो मैं ये कह रहा था कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूर्णांक भी लिखे हुए, भाई पूर्णांक को भी हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप कोई पूर्णांक बता दीजिए, 3 बता दीजिए, 3/1 कर दीजिए। 3 को हम लिख सकते हैं 6/2 लिख सकते हैं।
तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये समझने वाली बात है यहाँ पर। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके लिए बेहतर है। चलिए अब इसके सार पर आते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है अभी इस भर्ती में, और इस भर्ती के लिए बहुत कम समय हमको मिला हुआ है और तैयारी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बात होगी वो पॉइंट टू पॉइंट होगी, क्वेश्चन बेस्ड होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है और उनका सॉल्यूशन कैसे होना है, इस पर डिपेंड होगी हमारी पढ़ाई और हमारे आगे की गतिविधि। तो अभी हमने किन पर बात कर ली है आपकी, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इन दोनों का जोड़ जो हमने बताया है, जोड़ या ये कह सकते हैं समूह, ये हमने बताया आपको वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हमने अभी आपको बताया है पूर्णांक, इंटीजर्स, सारे के सारे पूर्णांक। देखिए पूर्णांक की खासियत मैं आपको बताता हूँ, पूर्णांक दशमलव में नहीं होगा, दशमलव संख्या ना हो। अब 2 है एग्जाम्पल, अब 2 या 2.0 तो ये पूर्णांक होगा, नहीं तो इसको आप भी बोले तो हाँ, अगर 2.1 लिखा हुआ है ये इंटीजर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान देना। पूर्णांक सीधा सीधा अर्थ निकला, पूर्ण है जो अंक वो पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद आपने पूर्णांक में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों पूर्णांकों के बारे में आपने अभी देखा। और इसके साथ हमने पढ़ा अभी परमेय अपरमेय वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक हो गए, प्राकृतिक संख्याएं, और पूर्ण संख्या, इसके बारे में भी पढ़ा। अब यहाँ ध्यान देने वाली पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहते हैं इसे, और पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं दोनों अलग अलग बातें हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बताई थी, गिनती की संख्याएं, यानी 1 2 3 इन्फिनाइट तक। ठीक है, और होल नंबर्स हमने क्या बताया आपको हैं, यदि इनमें गिनती की संख्याओं में 0 भी जोड़ दिया जाए तो ये होल नंबर्स हो जाएंगे। ये प्रश्न कई बार आया है, 0 होल नंबर होता है और 0 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं होता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी अन्य प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं 2n हो जाता है, अब 2n कैसे होता है अभी एक्सप्लेन हो जाएगा, और विषम संख्याएं होती 2n + 1, यानी कुल मिलाकर के 2n पर यदि आ जाए डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से वो संख्या डिवाइड हो जाए। तो जब 2 से डिवाइड होगी इट मीन्स अंडरस्टूड है वो मल्टीप्लाई ऑफ 2 भी होगी, तभी यहाँ 2n से उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम ले लेते हैं 14, यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। नोट करने वाली बात है इनमें कि कोई शेष या रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा।
2 से संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जबकि विषम संख्याओं का फंडा क्या है, अब यही ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमने संख्या ले ली 60 मान लिया। अब हमें चेक करना है ये सम है कि विषम है, तो हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 16, इट मीन्स ये सम है। और यदि यही हम 17 ले लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 होल 1/2। ठीक है, तो यानी कि एक इसमें से क्या बचा, शेष बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 8 + 1, तो ये n हो जाएगा 2n + 1। यानी कि जो हमारी विषम संख्या है ओड नंबर, इसकी प्रगति क्या होगी, 2n + 1 n 2n। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सम संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2n + 1, 2n + 2, 2n + 3, 2n + 5 ये किस तरीके की संख्याएं हैं, सम है कि विषम है। या डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप इनमें से सम संख्या छांटिए। तो इसको देखते हैं कैसे, सम संख्या और विषम संख्या। विकल्प क्या होता है ना, टॉपिक सारे क्लियर है आपके, आपने 12th पास किया है, हो सकता है कई लोग इसमें ग्रेजुएट हों जो फॉर्म भर रहे होंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमें कठिनाई स्तर क्या है उसका, ये डिपेंड करता है एग्जाम पर, और एग्जाम डिपेंड करता है कठिनाई स्तर पर। देखिए कैसे, अब जैसे हमने कह दिया निम्न में से विषम संख्या बताइए। एक विकल्प दे दिया 2n, एक विकल्प दे दिया 2n + 4, एक विकल्प दे दिया 2n + 5, एक विकल्प दे दिया 2n + 6। अब हमने तो बताया आपको है सम के लिए 2n और विषम के लिए बताया है 2n + 1, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखिए, इसमें यदि हम 2 जोड़ते चले जाएंगे तब भी हमें सम ही प्राप्त होगा, और इसमें अगर 2 जोड़ते चले जाएंगे तो विषम प्राप्त होगा हमेशा ही। और यदि इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इसमें सम प्राप्त होगा, और इसमें यदि +1 कर देते हैं तो विषम प्राप्त होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। एक सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम प्राप्त होगा, विषम संख्या में 1 जोड़ने पर सम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, और इसमें तो ये तो ऑटोमेटिक सम संख्या दिखाई पड़ रही है, मैंने पहले बता दिया ये 2n। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर विषम संख्या कौन सी आएगी, 2n + 5, ये विषम संख्या होगी। किसी भी 2 के गुणज की संख्या में यदि 5 जोड़ा जाए तो सदैव विषम ही आएगा। नोट करने वाली बात है, किसी भी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती। भाई देख लीजिए, 3 में हमने दूसरी विषम संख्या जोड़ दी 8, ये हमें सम प्राप्त होगी। लेकिन कठिनाई स्तर कैसे होगा, 2n + 6n, ये बताएं सम है कि विषम है। भाई यहाँ पर ये भी 2 का मल्टीप्लाई, ये भी 2 का मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये सम संख्या होगी।
तो बीजगणितीय अंकों का, बीजगणितीय प्रतीकों का प्रयोग करके यहाँ पर प्रश्न को उलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, 2 का मल्टीप्लाई है, इट मीन्स वो सम है, चाहे वो x लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चाहे z लिखा हो। अब मैं यहीं पर बदल दूँ संख्या, 2m + 6m, तो क्या हो जाएगा भाई, सम ही प्राप्त होगा हमको। क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। दूसरी तरफ अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया, किसी भी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। अब अगले बिंदु पर आए, किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? विषम संख्या। ध्यान रखना। एग्जाम्पल, एक सम संख्या लेते हैं, कोई भी 6 ले ली, एक विषम संख्या ले लेते हैं 1, तो 7 में आएगा। ध्यान रखना। और ये 7 कैसा है? विषम संख्या। अब तीसरा नोट आते हैं, किसी विषम में विषम जोड़ दी, किसी सम में विषम जोड़ दी। अब किसी सम में सम जोड़ते हैं, किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर हमेशा ही सम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान देने वाली, जैसे कि 6 + 8 = 14 सम संख्या। ये नोट कर लें ये बिंदु सारे। अभी बहुत हल्के बिंदु लग रहे हैं, जब आगे घटती संक्रियाएं आएंगी तो ये सारी बातें आपको ध्यान आएंगी, क्योंकि आगे जो गणित आने वाली है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल अरिथमेटिक, वो सारी आपकी ओरल होगी। और जब ओरल होगी तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इन सबके नोट्स बना लीजिए यदि हो सके तो, कॉपी पर इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको असुविधा ना हो आगे के विषय को समझने में। अब आते हैं हम लोग आगे। सम और विषम की संक्रिया पता लग गई आपको। अब देखिए, प्रॉपर्टीज की बात हमने करी थी कि प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए अंकों की। चलिए अब एक अंक ले लेते हैं, 3। अब देखने में तो 3 लग रहा है, छोटी संख्या है। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ये एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये एक पूर्ण संख्या है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? ये एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक के साथ साथ ये धनात्मक पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक है। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? यह एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है ये एक वास्तविक संख्या भी होगी, क्योंकि यही तो बताया गया है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ा। अभी ये टॉपिक आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब गणितीय संक्रियाएं आगे आएंगी, गणितीय सरलीकरण आएगा, औसत आएगा, अनुपात आएगा, समानुपात आएगा, प्रतिशत आएगा, तब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा अंक क्या गुण रखता है। खास तौर से जब बीजगणितीय प्रश्न आते हैं तो इनकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब कुछ बिंदु नोट कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए जरूरी है।
पहला बिंदु नोट करेंगे। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे 2 से 3 के बीच में, यहाँ पर इनफिनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी भी। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाए इनके बीच में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का मान लेंगे। अरे भाई मोटा मोटा सवाल, देखिए कैलकुलेशन करने चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। सीधा सीधा है, 2 से बड़ी संख्या 2.1 होती है, आप इसको 21/10 भी लिख सकते हो। 3 से छोटी संख्या क्या होती है, 2.9 होती है, आप इसको 29/10 भी लिख सकते हो। तो दो परिमेय संख्या ये निकल आएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? कितनी देर लगेगी? आप ऐसे हजारों लाखों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब प्रश्न देखिए, इससे कैसे प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, 3 से 4 के बीच की कोई एक परिमेय संख्या है। एक विकल्प है, 3 से 4 के बीच की बोल रहा है वो, 3/4, बी 5/6, सी 7/2, डी 6/5। अब आपसे जैसे कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो आप इनके बीच की परिमेय संख्या जब अनगिनत संख्याएं हैं तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर पाओगे भाई? इनफिनाइट संख्या निकालने वक्त तो हम यहाँ ऑप्शनल चलेंगे। 3/4, जाहिर सी बात है, इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। 3/4, ऊपर संख्या छोटी है और नीचे बड़ी है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो हमें तो 3 से 4 के बीच में चाहिए ना, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, 1 से छोटी 1 से छोटी। 7/2, 6/5, ये ऊपर बड़ी नीचे छोटी है, लेकिन भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार। हमें कम से कम 3 बार भाग चाहिए। कितनी बार भाग चाहिए? 3 बार। देखें ना, 5 का भाग 6 में देंगे, 5 एकम 5 बचा 1, तो 1 सही 1/5 ही तो आया। 1 सही यानी होल नंबर 1 है, होल नंबर 1 हुआ। हमें 3 चाहिए, चलिए 7/2 को चेक करते, 2 3 6, 3 सही 1/2, 3 से 1/2 3.5, तो 3.5 3 और 4 के बीच में आता है। ये आपका एक परिमेय संख्या हो गई 3 से 4 के बीच की। तो प्रश्न ये नहीं आएगा कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, ये बात समझने की है, लेकिन प्रश्न ये आएगा कि इनके बीच की कोई एक परिमेय संख्या बताएं, या निम्न में से कौन सी इनके बीच की एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्नों का टाइप बदल जाता है और हम यहाँ प्रश्नों के टाइप पर ही चर्चा करेंगे। चलिए, पहला बिंदु हो गया है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न सैकड़ों बार भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये
बिल्कुल रट लीजिए, टीईटी की जब परीक्षा हुई थी तब भी ये प्रश्न प्रायः हर तीसरे साल में एक बार पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न को बहुत बारीकी से समझ लें। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अगला बिंदु आते हैं, परिमेय संख्या को यदि अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। 5वां पॉइंट, परिमेय संख्या को से यदि अपरिमेय संख्या घटाई जाए तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। 6वां पॉइंट, परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय से हो जाए तब भी हमें अपरिमेय ही मिलेगी। और 7वां पॉइंट है, परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या का भाग दे दिया जाए तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यहाँ ये बात समझने वाली है कि परिमेय संख्या की अपेक्षा अपरिमेय संख्या इतनी बड़ी पनौती है कि इसको चाहे परिमेय संख्या में जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे इससे भाग दिया जाए, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ देते हैं कि एग्जाम्पल देख लीजिए, √2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ठीक है, अब ये हो गई एक परिमेय संख्या और ये हो गई एक अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रश्न होगा कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक क्या होगा, तो आएगा अपरिमेय। तो प्रश्न का प्रकार क्या है इस पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाए कि परिमेय का अपरिमेय या अपरिमेय का परिमेय, नहीं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या दे दी जाएगी, एक परिमेय संख्या दे दी जाए, हम कहते हैं √2 + 2, तब भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तब भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी।